नमस्कार, एक बार फिर आप सभी का द वायर बुलेटिन में स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और चलिए खबरों की शुरुआत हमेशा की तरह सुर्खियों से। प्रधानमंत्री मोदी पर किताब लिखने वाले पत्रकार को सूचना आयुक्त चुना गया, विपक्ष का कड़ा विरोध। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा, अयोग्य व्यक्तियों के नाम एनआरसी में कैसे शामिल हुए, हलफनामा दायर कर बताएं। आरोग्य सेतु ऐप ने कितनों को दी कोरोना जांच की सलाह, सरकार के पास नहीं जानकारी। उत्तर प्रदेश के अमेठी में गांव की दलित प्रधान के पति को जिंदा जलाने का आरोप, 3 गिरफ्तार। और भीमा कोरेगांव मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट से वरवरा राव की जमानत पर जल्द सुनवाई को कहा। और अब खबरें विस्तार से। भारत सरकार विदेश सेवा के पूर्व अधिकारी यशवर्धन कुमार सिन्हा को देश का नया मुख्य सूचना आयुक्त बनाने जा रही है। बिमल जुल्का के रिटायर होने के बाद 27 अगस्त से ये पद खाली पड़ा था। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने सूचना आयुक्तों के पद के लिए नामों की चयन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता की कमी का हवाला देकर सवाल उठाए हैं। बता दें कि लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने चयन प्रक्रिया के दौरान पारदर्शिता की कमी का आरोप लगाया था। इसके साथ ही इसे लेकर कांग्रेस पार्टी ने सरकार को एक असहमति पत्र सौंपा है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक में नामों की चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता न होने की बात उजागर की थी। बैठक में उन्होंने कहा था कि सर्च कमेटी ने इन दोनों पदों के लिए चुने गए नामों को सार्वजनिक नहीं किया और ये सरासर सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करता है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता सहित उच्च स्तरीय चयन समिति की बैठक में इन नियुक्तियों पर मुहर लगाई गई थी। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली सर्च कमेटी ने कुल 139 उम्मीदवारों में से सीआईसी पद के लिए 2 नामों को तय किया था और 355 उम्मीदवारों की सूची में से आईसी पद के लिए 7 नामों को मंजूरी दी थी। प्रधानमंत्री की अगुवाई वाले पैनल ने सूचना आयुक्त के पद के लिए एक मराठी पत्रकार उदय माहुरकर के नाम को भी मंजूरी दी है। बता दें कि माहुरकर इंडिया टुडे समूह में डिप्टी एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। माहुरकर ने मोदी सरकार और उनके शासन के मंत्र पर एक किताब भी लिखी है। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एनआरसी के राज्य समन्वयक से कहा है कि वो इस बात को लेकर एक व्यापक हलफनामा दायर करे कि आखिर कैसे अयोग्य व्यक्तियों के नाम एनआरसी में शामिल हो गए हैं। अदालत ने एनआरसी के राज्य समन्वयक से 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दायर करने को कहा है और इसके तुरंत बाद इस मामले को सूचीबद्ध कर दिया गया। नलबाड़ी जिला विदेश प्राधिकरण द्वारा विदेशी घोषित करने के खिलाफ रहीमा बेगम नाम की एक महिला की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पीठ ने कहा कि ये देखने में आया है कि नियमों का उल्लंघन करके कई नाम एनआरसी में शामिल किए गए हैं। बता दें कि इस आदेश में कहा गया है कि असम एनआरसी के राज्य समन्वयक एक व्यापक हलफनामा दायर करें और रिकॉर्ड पर वो स्थिति और जरूरी ब्यौरा लाएं जिसके तहत गैर पात्र लोगों के नाम एनआरसी में शामिल करने के लिए रास्ता बनाया गया, जो इसमें शामिल होने के लिए कानूनी तौर पर हकदार नहीं थे। पीठ ने दरअसल 19 अक्टूबर के आदेश में कहा कि हलफनामा सिर्फ नलबाड़ी जिले तक सीमित नहीं होगा, बल्कि इसमें राज्य के अन्य जिलों का ब्यौरा भी शामिल होगा। बता दें कि रहीमा बेगम को 8 नवंबर 2019 को विदेशी घोषित किया गया था और उन्होंने इस साल 14 अगस्त को गुवाहाटी हाईकोर्ट में याचिका दायर कर इसे चुनौती दी। आपको बता दें कि एनआरसी की अंतिम सूची 31 अगस्त 2019 में प्रकाशित हुई थी, जिसमें 19 लाख से ज्यादा लोगों के नाम नहीं थे। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के रूप में मोदी सरकार के आरोग्य सेतु एप्लीकेशन एक बार फिर से आलोचना के घेरे में है। इस एप्लीकेशन को बनाने वालों के बारे में कोई जानकारी नहीं होने पर केंद्रीय सूचना आयोग ने कड़ी फटकार लगाई है और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। सीआईसी ने संकेत दिया है कि यदि उसे इस मामले में उचित जवाब नहीं मिलता है तो अधिकारियों पर जुर्माना लगाया जा सकता है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब सरकार ने आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के संबंध में भ्रामक जानकारी दी है और जरूरी सूचनाओं को छिपाने की कोशिश की है। इस एप्लीकेशन की शुरुआत से ही द वायर ने इसकी कार्यवाही, निर्माण और प्रचार के संबंध में कई आरटीआई आवेदन दायर किए थे, लेकिन इसमें से किसी पर भी एनआईसी ने जवाब नहीं दिया। आलम यह है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने ये जानकारी भी साझा करने से इनकार कर दिया कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन ने कुल कितने लोगों को कोरोना जांच का सुझाव दिया था या फिर जांच की सिफारिश की थी और इसमें से कितने लोग पॉजिटिव पाए गए थे। बता दें कि सरकार के मुताबिक आरोग्य सेतु एप्लीकेशन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के जरिए उन सभी लोगों के विवरण को रिकॉर्ड करता है जिनके संपर्क में यूजर आता है। यदि बाद में उनमें से कोई भी कोविड-19 पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके बारे में तुरंत इस एप्लीकेशन के जरिए जानकारी दी जाती है ताकि लोग सतर्क हो जाए। वैसे तो इस एप्लीकेशन को 16 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं वो डाउनलोड कर चुके हैं और इसी आधार पर इसकी सफलता का दावा कर वाहवाही बटोरी जा रही है। लेकिन फिलहाल आरोग्य सेतु एप्लीकेशन के कामकाज का कोई भी विश्वसनीय आकलन उपलब्ध नहीं है।
दवायर ने अपने आवेदन में लिखा था कि विभाग इस प्रारूप या फिर किसी भी प्रारूप में उपलब्ध सूचना को मुहैया कराए। हालांकि एनआईसी ने इनमें से किसी भी बिंदु पर कोई जानकारी नहीं दी और साथ में ये भी कहा कि ये सूचनाएं दरअसल आसानी से उपलब्ध नहीं है। और अब अगली खबर, उत्तर प्रदेश के अमेठी के गांव में पैसों को लेकर हुए विवाद के बाद कथित तौर पर एक दलित युवक को जिंदा जलाए जाने का मामला सामने आया है। ये मामला दरअसल अमेठी के बंदुहिया गांव का है। पीड़ित की पहचान अर्जुन कोरी के रूप में हुई है, जो दरअसल गांव की दलित महिला प्रधान के पति हैं। ग्राम प्रधान का आरोप है कि गांव के 5 से 6 लोगों ने पैसों से हुए विवाद को लेकर पहले बर्बरता से उनकी पति की पिटाई की और फिर उन्हें जिंदा जला दिया। पीड़ित को 90% झुलसी हालत में गांव में सवर्ण जाति के एक युवक के घर से बरामद किया गया, लेकिन अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। दलित प्रधान ने गांव के ही सवर्ण जाति के 5 लोगों पर पति को जिंदा जलाए जाने का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब बढ़ते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट से भीमा कोरेगांव मामले में गिरफ्तार तेलुगु कवि वरवरा राव की पत्नी की याचिका पर जल्द से जल्द विचार करने को कहा है। इसके साथ ही इस तथ्य पर ध्यान देते हुए कि हाईकोर्ट ने 17 सितंबर के बाद से राव की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं की है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राव की चिकित्सा स्थिति को देखते हुए समय पर उनकी याचिका पर ध्यान देने की जरूरत है। बता दें कि जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस विनीत सरीन और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने कहा है कि यह मामला कैदी के मानवाधिकारों पर सवाल उठाता है। सुनवाई के दौरान राव की पत्नी पेंडियाला हेमलता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि राव कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिनसे फैसला लेने की उनकी क्षमता और उनकी मानसिक समझ प्रभावित हुई है। उन्होंने कहा कि अन्य बीमारियों के अलावा राव को हृदय संबंधी समस्याएं हैं और वो कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें मेडिकल राय के खिलाफ जाकर मुंबई के नानावती अस्पताल से तलोजा जेल ले जाया गया। उन्होंने दरअसल इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा जयसिंह से पूछा कि क्या बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर आखिरी बार सुनवाई कब की थी, तो इस पर जयसिंह ने कहा कि 17 सितंबर को आखिरी बार बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी और तब से उनकी जमानत याचिका पर हाई कोर्ट ने कोई सुनवाई नहीं की है। आपको बता दें कि इस महीने की शुरुआत में वरवरा राव की पत्नी हेमलता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। हेमलता द्वारा दायर याचिका में अदालत से आग्रह किया गया था कि 81 साल के वरवरा राव को अस्थायी चिकित्सा जमानत पर रिहा किया जाए और उन्हें अपने परिवार और प्रियजनों से मिलने के लिए हैदराबाद जाने की अनुमति दी जाए। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।